नमस्कार। ये कहानी शुरू तो हुई मसालों की तलाश से, लेकिन खत्म हुई साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने पर। तो आज चलिए समझते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की इस 450 साल लंबी कहानी को। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। शुरुआत होगी मसालों की खोज से। फिर देखेंगे कि कैसे नई कंपनियां आईं, ब्रिटेन ने अपनी पकड़ कैसे मजबूत की, और इन यूरोपीय ताकतों के बीच की जबरदस्त दुश्मनी को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस लंबे सफर का अंत कैसे हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। उस दौर में एक तरह की होड़ मची हुई थी पूरी दुनिया में। होड़ थी पूरब के खजानों तक पहुंचने के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजने की। अच्छा, इस बड़ी खोज से पहले भी कुछ जरूरी डिस्कवरीज हुई थीं, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1498 में। वो थे पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा, जिन्होंने आखिरकार भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। और इस एक खोज ने, कह सकते हैं, दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब वास्को डी गामा मालाबार तट पर पहुंचा तो वहां का नजारा बड़ा मिला जुला था। एक तरफ तो कालीकट के राजा जेमोरिन ने उसका शाही स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ जो अरब व्यापारी पहले से वहां थे, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। अब जरा इस मुनाफे पर गौर कीजिए। पहली ही यात्रा से जो फायदा हुआ वो हैरान करने वाला था। 60 गुना, मतलब जितना पैसा लगाया उसका 60 गुना वापस मिला। अब इतने बड़े मुनाफे की खबर जब यूरोप पहुंची तो ये तो तय था कि बाकी देश भी पीछे नहीं रहने वाले। तो भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। ये भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी, और मजे की बात यह है कि जाने वाली आखिरी भी। इसने एक नए तरह के बिजनेस मॉडल की नींव रखी। तो ठीक है, पुर्तगालियों ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन उनका ये एकाधिकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। अब भारतीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी के लिए दौड़ तेज हो गई थी, और दूसरे यूरोपीय देश भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार थे। पुर्तगालियों की जबरदस्त कामयाबी को देखकर ये तो होना ही था। जल्द ही डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी मैदान में कूद पड़े। सबने भारतीय माल के व्यापार पर कब्जा करने के लिए अपनी अपनी शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनियां बना लीं। अच्छा, डचों की बात करें तो उन्होंने यहां सूती कपड़ों के निर्यात पर काफी ध्यान दिया, लेकिन सच तो यह है कि उनकी असली दिलचस्पी भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में थी। तो धीरे धीरे उनका फोकस भारत से हटता चला गया। और भारत में डचों की कहानी का जो अंत हुआ वो हुआ 1759 में बेदरा के युद्ध में। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह हराया, और इसके साथ ही भारत में डच प्रभाव लगभग खत्म हो गया। तो डचों के सीन से बाहर होने के बाद अब मैदान में दो सबसे बड़े खिलाड़ी बचे थे, फ्रांस और ब्रिटेन। और यहीं से अंग्रेजों का वो तरीका सामने आता है जो आगे चलकर सबसे कामयाब साबित हुआ। उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज छिपा है उनकी कंपनी के स्ट्रक्चर में। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब वो तेजी से फैसले ले सकती थी, मुनाफे के लिए काम करती थी और जोखिम उठाने से नहीं डरती थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी, जो इसे काफी धीमा और इनफ्लेक्सिबल बना देती थी। और देखिए कि उन्हें मुंबई जैसा बड़ा शहर कैसे मिला। लड़ाई से नहीं, बल्कि एक शादी से। जी हां, पुर्तगाली राजकुमारी की शादी जब ब्रिटिश राजा से हुई तो दहेज में पूरा का पूरा मुंबई शहर दे दिया गया। और फिर राजा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर दे दिया। मतलब कितना सस्ता सौदा था। और कुछ ऐसी ही कहानी कलकत्ता की भी है। इस शहर को भी उन्होंने जीता नहीं, बल्कि बनाया था। उन्होंने स्थानीय शासक से 3 गांव, सुतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर, पट्टे पर लिए और उन्हें मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव रखी, जो अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी शहर बना। तो जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता गया, उनका अपने सबसे बड़े यूरोपीय दुश्मन यानी फ्रांसीसियों से टकराना लगभग तय हो गया था। और ये टकराव कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आया। ये लड़ाइयां असल में प्रॉक्सी वॉर थीं, मतलब लड़ी तो ये भारतीय जमीन पर गईं भारतीय राजाओं की मदद से, लेकिन असली लड़ाई तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रही थी, जो यूरोप में भी एक दूसरे के दुश्मन थे। इस पूरी लड़ाई का जो निर्णायक मोड़ था वो आया 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई में। इसमें एक तरफ थे ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कमांडर काउंट डी लाली। और नतीजा, अंग्रेजों की एक तरफा जीत। इस एक लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
बस यहीं पर उनकी कहानी का द एंड हो गया। तो ठीक है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के बाद अंग्रेजों ने अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया। लेकिन एक सवाल उठता है, उन यूरोपियों का क्या हुआ जो यहां सबसे पहले आए थे, मतलब पुर्तगालियों का? ये बात बहुत दिलचस्प है कि जो यूरोपीय ताकत भारत में सबसे पहले आई, वही सबसे आखिर में गए। देखिए, पुर्तगाली 1498 में आए थे और वो गोवा से 1961 में गए, लगभग 450 साल। उनकी सदियों पुरानी मौजूदगी भारत की आज़ादी के भी बाद तक बनी रही। इसे खत्म करने के लिए 1961 में भारत सरकार को एक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन विजय कहा जाता है। इसी के बाद गोवा, दमन और दीव आज़ाद हुए। तो ये पूरी कहानी, जो एक जहाज से मसालों की खोज के लिए शुरू हुई थी और सदियों तक चले साम्राज्य पर जाकर खत्म हुई, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ व्यापार करने की चाहत पूरे दुनिया का और देशों की किस्मत का नक्शा बदल सकती है।